गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे एचपीएस एग्जामिनेशन या एनटी या अलाइड एग्जामिनेशन जिनमें तकरीबन सिलेबस प्रीलिम्स के लेवल पे सेम है, इन एग्जामिनेशन में अगर हम देखेंगे कि अगर जिन विद्यार्थियों ने लास्ट ईयर भी एचएएस एनटी या अलाइड एग्जामिनेशन पहले भी दिया हुआ है, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि अगर प्रीलिम्स में कुछ सर्टेन नंबर से पेपर रुकता भी है तो हमने पिन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है पिन पॉइंट से कि एग्जैक्टली कौन से एरियाज है जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जब भी हमारा एचएस एग्जामिनेशन या किसी भी प्रकार का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रुकता है तो हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है, क्योंकि एक बार पेपर रुका है तो हम और ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं, और ज़्यादा नोट्स बनते हैं, और ज़्यादा नोट्स बनाते हैं और उनको पढ़ते हैं। लेकिन एग्जैक्टली हमें नहीं पता चलता कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है। और हर सब्जेक्ट और हर टॉपिक के साथ दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रेंज, एक होता है डेप्थ। एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, तो इसकी वजह से जिन लोगों का प्रीलिम्स रुकता है उनका कई बार से आप लोग देखोगे कंसिस्टेंटली कई बार प्रीलिम्स रुकेगा, जिनका नहीं रुकता है वो हर बार फिर प्रीलिम्स को क्वालिफाई करते हैं। तो हमने कॉन्शियसली इस चीज़ पे वर्क करना है कि कैसे हम अपनी मिस्टेक को, जो हमारे लूप होल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, लोकेट करें और फिर उसके मुताबिक उसके ऊपर काम करने का मौका आपको मिलेगा। चलिए, तो देखते हैं इसके लिए हमें एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा कि कैसे एग्जैक्टली आपको पता चले कि आपका कौन सा सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसके लिए एक प्रोसेस हम बनाते हैं। प्रोसेस है, चाहे सिविल स्टैप की चाहे किसी और इंस्टीट्यूट की, आपको टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहाँ हमारे में प्रॉब्लम आ रही। उदाहरण के तौर पे मैं एक पूरा मैट्रिक्स बनाऊंगा टेस्ट पेपर को कंसीडर करते हुए, ताकि आपको लोकेट करना भी आ जाए, क्योंकि हर विद्यार्थी के अलग सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम होगी और अलग तरह की प्रॉब्लम होगी, तो हर विद्यार्थी को अपने लेवल पे ये मैट्रिक्स काम आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज, जैसे हम लोगों ने अपनी एक टेस्ट सीरीज बनाई जिसके अंदर 49, जो अब टेस्ट सीरीज है, 49 टेस्ट इसके अंदर रखे गए। और इन 49 टेस्ट के अंदर हम लोगों ने 39 टेस्ट, 3900 एमसीक्यू दिए हैं जीएस के, और 1000 एमसीक्यू हैं इसके अंदर सी सेट के, मींस 10 टेस्ट हैं इसमें सी सेट के। तो इस तरह से इसमें 39 प्लस 10 टेस्ट, 39 जीएस और 10 टेस्ट सी सेट के रखे गए। अब देखो टेस्ट सीरीज के थ्रू हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपने एक टेस्ट सीरीज के अंदर पॉलिटी के टेस्ट दिए। पॉलिटी के इसके अंदर प्योर टेस्ट के अंदर पॉलिटी सेक्शन 1 सेक्शनल टेस्ट है। सेक्शन 1 में एक सिलेबस है, डिफाइंड सिलेबस है, पॉलिटी के कुछ चंक का सिलेबस है, उसके 100 सवाल हैं। ऐसे ही सेक्शन 2 के 100 सवाल हैं। ऐसे ही सेक्शन 3 के, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो 50 क्वेश्चंस है, तो 250 क्वेश्चन पॉलिटी के यहाँ पर हैं। इनसे हम देखेंगे कैसे आइडेंटिफाएंगे। फिर एक पॉलिटी का फुल लेंथ टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास 350, हम उदाहरण ले रहे हैं, हर सब्जेक्ट के साथ तकरीबन ऐसा ही हो रहा है। तो पॉलिटी में हमारे पास 350 क्वेश्चन है। जब हमने पॉलिटी का पेपर अटेम्प्ट किया, हमने किया सेक्शन 1 अटेम्प्ट। अब सेक्शन 1 के थ्रू जैसे ही आपने पेपर अटेम्प्ट करने से पहले क्या काम करना है, देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने हमारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी परचेज कर भी ली है, सॉल्व भी कर लिया है। उनको अभी उनके ये वाले टेस्ट निकल गए, कुछ लोग अभी फर्स्ट टाइम इसको करेंगे। जिन लोगों के टेस्ट निकल गए उन्होंने इन फ्यूचर फुल लेंथ टेस्ट में जो मैं मेथड आज बता रहा हूं उस मेथड को अप्लाई करना है। जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज को नहीं परचेज किया या नहीं दिए, परचेज किया या दी नहीं है, तो वह इस मेथडोलॉजी से काम करेंगे। इससे आपको लोकेट हो जाएगा कि आपके कौन से सब्जेक्ट के कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, फिर हम उसी के ऊपर ज्यादा फोकस रखेंगे। देखिए, अब हम आपने क्या करना है, जब आप टेस्ट पेपर लेके बैठे, टेस्ट पेपर में आपने कुछ सिंबल्स लिखने हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। दो तरह के सिंबल्स हैं, एक लेवल वाइज सिंबल है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखना है, टेस्ट पेपर को 4 सेक्शन में डिवाइड कर दोगे और अल्फाबेट यूज करोगे ए बी सी और डी। ये अल्फाबेट है। ये अल्फाबेट डी अल्फाबेट उस क्वेश्चन के आगे लगाओगे। आप जैसे पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट शुरू किया, आपने पॉलिटी के आगे डी अल्फाबेट लगाया, तो वहां से आपको क्या पता चला डी अल्फाबेट के अंदर कि आपको ये उसके आगे लिखोगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता। आप इसमें कुछ भी नहीं जानते इस क्वेश्चन के बारे में। मान लीजिए 100 ऐसे क्वेश्चन है, तो आपने डी अल्फाबेट के आगे लगाया कि मैं इन क्वेश्चन के बारे में मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो जैसे लेट सपोज 15 ऐसे क्वेश्चंस निकल गए, और ये होते हैं, किसी के 20 होते हैं, 25 होते हैं, 15-20 तक ये जस्टिफाइड है कि आपको जिस क्वेश्चन के बारे में कभी भी आपने नहीं सुना था उसमें डी अल्फाबेट लगा के लिख लो। फिर ए अल्फाबेट उस क्वेश्चन के बाद आगे लगाना है जिसमें आप 100% श्योर हो कि इसका आंसर तो यही होना चाहिए था। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे सिंपल एक स्टेट क्वेश्चन आया, मान लीजिए प्रियम्बल डोमेन से क्वेश्चन आया। जब प्रियम्बल डोमेन से क्वेश्चन आया, आपके पास ए बी सी और डी 4 ऑप्शन थे। आपने क्वेश्चन पढ़ा और आपको देखने की जरूरत नहीं है
किसका आंसर क्या है, आप इतने श्योर हो कि आपको लगता है कि ऑप्शन पढ़ना भी आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, तो आपने सीधा इसको अटेम्प्ट किया। जब आपने इसको अटेम्प्ट किया तो इसके आगे ए लिखते हुए अटेम्प्ट कीजिएगा। उसके बाद फिर आपने लिखना है जिस क्वेश्चन में, कई बार आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में आपको लगता है सी और डी तो नहीं है, ए और बी में से एक सही आंसर है, और ऐसा हमारे साथ बहुत बार होता है कि दो के अंदर कंफ्यूजन होती है। तो मींस इस क्वेश्चन के सही होने की संभावना कितनी है, 50% है, क्योंकि दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिए। अब दो में से एक में आप तुक्का मारने वाले हो। तो ऐसे क्वेश्चन, मान लो आपने 100% क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन थे जो आपको पता था ये 100% इसका आंसर यही है। मान लीजिए अगले 30 क्वेश्चन जो है आपने ये आइडेंटिफाई किए जो 50-50 की डोमेन से थे। सी लेवल देखिए, सी लेवल के अंदर हमने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए देखा कि डी तो इसका आंसर नहीं है, इन तीनों में से एक आंसर ठीक होगा इसका। तो यहाँ पे क्या है, रिस्क ज्यादा है, क्योंकि आपने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया। इन तीन में से एक सही होने की संभावना कितनी है, पॉसिबिलिटी वाइज जस्ट 33%। बी कैटेगरी वो है जिनकी पॉसिबिलिटी सही होने की कितनी है, 50%, ए 100%। तो 33% रिस्क ज्यादा है। जनरली अवॉइड करने होते हैं ये दो कैटेगरी के लिए, जनरली अवॉइड करने होते हैं। इन जनरल मान लीजिए आपने 55 क्वेश्चन किए, लेकिन 15 क्वेश्चन आपके पास और ऐसे थे जिसमें आपने तीन में से तुक्का मार दिया, तो तीन में से तुक्का मारने की संभावना हमेशा कम होगी, सही होने की संभावना हमेशा कम होगी। तो हमने कोशिश करना है ए और बी को ही इन्फ्लेट करना है। देखिए जब आपने सिंपल पेपर अटेम्प्ट किया और इस तरीके से पेपर को सॉल्व किया, डी कैटेगरी भी करो अटेम्प्ट, है ना, ऐसा नहीं कि इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे, शुरू में इसको अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए ये 15-20 क्वेश्चन थे, आपने इनको अटेम्प्ट किया, इसमें से 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, 5 छोड़ दिए, 10 कर लिए, उसमें से हम देखेंगे कितने गलत हुए कितने सही हुए। तो ये आपने एक मैट्रिक्स बना के रख लेना है। पहले आपने पेपर सॉल्व करते वक्त ये ABCD सिंबल के साथ ही सॉल्व करना है, हमेशा इस चीज को याद रखना। इसको करने से जिन लोगों का कई साल से प्रीलिम्स नहीं हो रहा, या इस साल भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना है लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा, तो वो स्कोर इंप्रूव ना होने के पीछे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम कहाँ है। अब देखिए, अब आपका पेपर हो गया, अब आपने करना है इस पेपर का सॉल्व करने के बाद एनालिसिस। एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी पेपर के लिए, क्योंकि इसी से आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है कि कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। अब आपने मैट्रिक्स बनाया, आपने लिखा पॉलिटी का था, आपने लिखा ABCD, क्वेश्चन अटेम्प्टेड, पहला करेक्ट, इनकरेक्ट। ये आपने मैट्रिक्स बना लिया। देखिए अब मान लीजिए आपने ए कैटेगरी का, अभी अब इसमें डेटा भरोगे, आपने कहा यार ए कैटेगरी के तो 25 क्वेश्चन मैंने किए थे, राइट, और इस 25 में से 20 करेक्ट हुए, 5 इनकरेक्ट हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अपने बारे में एनालिसिस बहुत ठीक नहीं है। मींस एक तो आपको 100 में से केवल 25%, 25 क्वेश्चन के अंदर ही आप श्योर थे कि जो आपको 100% आते थे, ऊपर से उसमें से भी 5 गलत हो गए, तो ये बहुत अच्छा सिग्नेचर साइन नहीं है। आपने कोशिश करनी है ए कैटेगरी के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 10% का एरर मार्जिन हो सकता है हायर साइड पे, इसमें आप गलती करने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देंगे पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। चलिए अब देखिए बी कैटेगरी के अंदर, बी कैटेगरी में क्योंकि 50-50 की संभावना है, आपने 30 क्वेश्चन किए, मान लीजिए 50-50 के हिसाब से 15 सही हो गए, 15 गलत हो गए। देखो 15 सही में कितने नंबर मिलते हैं, 30 नंबर, 15 गलत में कितने नंबर कटते हैं, 10 नंबर। तो आपने कुल नंबर कितने कमाए, 20 नंबर। यहाँ पे कुल नंबर कितने कमाए, आपने 20 करेक्ट किए, 40 नंबर कमाए। 5 गलत किए, 3 से थोड़ा ज्यादा 3.5 नंबर हो गए, तो आप ये मानते हैं कि 6.5 नंबर जो है यहाँ पे आपने गवा दिए। तो मीन्स आपने सॉरी 3 नंबर यहाँ पे गवा दिए, तो मीन्स टोटल नंबर कितने यहाँ पे आए, 37। तो आप देखिए आपका टोटल स्कोर है अभी जस्ट 57। यहाँ पे तो गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। मान लीजिए आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, इन 15 में से 1/3 चांसेस इसके गलत होने के ही थे। तो मान लीजिए 5 क्वेश्चन सही होते हैं और 10 क्वेश्चन गलत होते हैं। 10 क्वेश्चन गलत होते ही आपके -7 नंबर आ गए, 5 क्वेश्चन सही होते ही 10 नंबर आ गए। तो मींस यहां से आपने 3 नंबर तो कमा लिए, तो 60 नंबर स्कोर हो गया। आपने देखा 10 क्वेश्चन आपने रिस्की कैटेगरी में बिल्कुल ही तुक्का मारा, इसमें से 2 ठीक हो गए, 8 गलत हो गए। 8 गलत होते ही आपका स्कोर देखेंगे कि तकरीबन आ गया है 5 नंबर माइनस में आ गए। और ऐसे ही आप देखोगे 2 सही होते ही 4 नंबर आपने कमा लिए, तो टोटल लॉस कितना हो गया, -1।
इसलिए इस कैटेगरी को जनरली अवॉइड किया जाता है। सी में भी चांसेस बहुत कम है सही होने के, लेकिन फिर भी सी में 1/3 चांस होने की वजह से ये है कि एटलीस्ट 5 भी सही हो गए, 10 गलत हो गए, तो भी आपको कुछ नंबर कमा के देके जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपके एग्जामिनेशन को लेके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस मैट्रिक्स के तहत आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरह से इस पेपर को क्वालिफाई किया जा सकता है। अब इसी के अंदर आप देखिए कि इसी पेपर के अंदर अब आपको अपने आप लोकेट हो जाएगी प्रॉब्लम कि कहां पे आपकी प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, अगर आपको लगता है कि आप 25 ही क्वेश्चन 100% श्योर हो और बी कैटेगरी में 20-30 क्वेश्चन ही हैं, तो मींस इफेक्टिवली आप 100 में से 55 क्वेश्चन को ही जानते हो, तो आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, अब आपको रेंज बढ़ानी पड़ेगी अपने पेपर में, और जितने ज्यादा आपके इन दोनों कैटेगरी में इनकरेक्ट होंगे तो मींस आपकी तैयारी को अभी और प्रिसीजन की जरूरत है। तो क्या प्रिसीजन की जरूरत है? जैसे हमेशा मैं एक चीज बोलता हूं, एग्जामिनेशन में जाने से पहले 10,000 एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे तो आपके लिए बेटर होगा। जैसे हम लोगों ने, अब हर चीज का एक प्रोसेस है, हमने एक किताबें बनाई हैं, काफी सारे बच्चों ने तो इन किताबों को लिया है और बहुत इंप्रूवमेंट हम देखते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में बैठ के बच्चों ने इन किताबों को सॉल्व किया है, बहुत इंप्रूव किया है, इंप्रोवाइज किया है। अब देखिए, किताबों के अंदर 5500 क्वेश्चन थे। इन 5500 क्वेश्चन में से जो कि 7 बुक्स के अंदर हैं और 7 सब्जेक्ट साइंस में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड एचपीजी के 7 सब्जेक्ट की किताबें हैं। हर सब्जेक्ट में, जैसे ज्योग्राफी में मैंने 1000 क्वेश्चन डाले, हर पेपर के अंदर मान लीजिए 5500 में से आपको 3500 क्वेश्चन आते थे। 3500 क्वेश्चन आते ही जैसे ही आपने सॉल्व किए, आपने रिकॉल की इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन को रिकॉल करी तो इन फ्यूचर ये इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में कंक्रीट हो गई है, हमेशा के लिए याद होगी। कोई भी सवाल अगर एक बार कर लोगे तो चीजें याद होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, अब 1500 इसमें से 2000 आपको नहीं आते थे, तो 2000 जो मल्टी नए क्वेश्चंस मिले हैं, इन्होंने आपकी नॉलेज में क्या प्रोवाइड किया? इन्होंने नॉलेज में रेंज बढ़ा दी, आपकी नॉलेज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डाल दी और डेप्थ बढ़ा दी कई जगहों पे। तो इन्होंने क्या दिया आपको? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी। इस एक्स्ट्रा नॉलेज के दम पे ही अब आपके पेपर को आप ये मोटा मोटा समझिए, 2000 में से भी अगर 10 क्वेश्चन भी आपके पेपर में वहां आ गए तो ये क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स देने वाले हैं। तो जो आपने अभी पिछला स्कोर देखा, यही छोटी छोटी कमियां हैं जो पेपर, अभी इसी के अंदर टोटल स्कोर कितना है? 37, 20, 57, और 57 के अंदर 3 60 और एक -59। तो मींस 100 की कट ऑफ में अभी आप बहुत दूर हो। थोड़ा बहुत इसमें और इंप्रोवाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक मेथड बनाया है, राइट? तो इसी के अंदर ये किताबें आपके इस वाले पॉइंट पे काम करेंगी, प्रोवाइडेड मैट्रिक्स के बाद आपको देखना पड़ेगा, यार अगर मैं 60 नंबर पे हूँ, 70 नंबर पे हूँ, तो मेरे को इन किताबों की जरूरत पड़ रही है, राइट? अगर आपको लगता है कि 100 110 आ रहे, तो किताबों की कोई जरूरत नहीं है। इस मैट्रिक्स के थ्रू आप ओवर अटेम्प्ट से भी बच जाओगे। देखो, ओवर अटेम्प्ट कहां पे होता है? अगर ओवर अटेम्प्ट आपको लगता है मैं अननेसेसरी हर बार डी कैटेगरी को हाथ लगाता हूं और इसमें मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं जो कि -1 देके जा रहे हैं, तो मैं डी कैटेगरी को क्यों टच करूं? अगर मेरे को लगता है कि सी कैटेगरी मेरे को फिर भी अगर इसके मैं 30 सवाल भी कर दूं और इस 30 में से 10 सही हो जाएं और 20 भी गलत हो जाएं, फिर भी ये मेरे को 10 नंबर देके ही जाएंगे। तो हमने देखना है कि सी तक हम लोग चले जाएंगे, लेकिन डी कैटेगरी में हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन आपको मैट्रिक्स बनाने के बाद हर सब्जेक्ट का आपका मैट्रिक्स डिफरेंट होगा। क्यों? कुछ सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट वीक होते हैं। जो स्ट्रांग सब्जेक्ट हैं वो स्ट्रांग हैं, ये तब पता चलेगा जब उसका स्कोर सामने आएगा। अभी तक तो हमारे को बिना डेटा के बेसिस पे हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से पता चलता है, यार पॉलिटी जनरली सबको लगता है उनका पॉलिटी स्ट्रांग है, लेकिन डेटा नहीं है ना हमारे पास कि जिसको हम वीक बोलते हैं पता चले उसमें 200 में से 100 नंबर आ रहे हैं, जिसको स्ट्रांग बोल रहे हैं उसमें 105 आ रहे हैं। तो इसका मतलब आपके जहन में जो वीक था वो वीक भी नहीं है, उसमें आप पहले ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कम करते थे, जितने करते थे ठीक हो जाते थे। पॉलिटी में आपको लगता था स्ट्रांग है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ज्यादा करते थे और पता चला डी कैटेगरी को ज्यादा करते थे, उससे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो इस मैट्रिक्स के माध्यम से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। देखिए, तो फर्स्ट लेवल पे ये किताबें, ये जो गैप है छोटा सा 20 नंबर का, उसको फिल करने का काम करेंगी। दूसरा, जब हम एमसीक्यू की जब हम लोग टेस्ट सीरीज करते हैं, टेस्ट सीरीज के अंदर क्या कर रखा है हमने, जैसे मान लीजिए मैंने बोला जीएस के 3900 एमसीक्यू हैं। जब आप इस टेस्ट सीरीज को करोगे, आपकी बहुत अच्छी भी तैयारी होगी, सारे टेस्ट में आपके 100 नंबर भी नहीं आएंगे। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा उसमें 110 हायर साइड पे आ जाएगा, जो आपका वीक होगा उसमें 60-70 को क्रॉस नहीं कर पाओगे। इस लेवल की ये टेस्ट सीरीज है। इससे क्या होगा, अब इस 3900 में से मान लीजिए आपको 2000 ही एमसीक्यू बहुत अच्छे से आते थे और 1900 अच्छे नहीं आते थे, सिंपल फंडा। तो जो आते थे 2000, इसमें तो आपने स्कोर आ गया,
तो इससे आपकी क्या हुई, कंक्रीट हो गई नॉलेज और भी ज्यादा। दूसरा, जो ये 1900 नहीं आते, ये आपकी क्या हुई, वैल्यू एडिशन, यही आपकी नॉलेज गेन हुई है। इस नॉलेज गेन की वजह से मान लीजिए इसमें से आपके 10 क्वेश्चन यहां से भी फंस गए, तो 10 क्वेश्चन वहां से आए थे और 10 यहां से आए थे, 20 क्वेश्चन आ गए और ये 20 क्वेश्चन आपको 40 नंबर देके चले गए। 20 नहीं भी आए तो 15 आ गए, ये 15 क्वेश्चन आपको 30 नंबर दे गए। तो हमें देखना है कि कैसे हम स्कोर को बढ़ाते हैं। तो 3 लेवल होता है हमेशा प्रिपरेशन का। पहला लेवल होता है जो आपने बुक्स पढ़ी, इन बुक्स से नोट्स बना लो। आपका सबसे बड़ा जो बेस होता है 50 टू 60% का बेस यही चीज देती है। इसके बाद लेवल होता है, जैसे मैंने बोला, एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक। एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स क्या करेंगी, आपको नेक्स्ट 15% और नंबर गेन करवा देगी। इसके बाद थर्ड लेवल टेस्ट सीरीज, ये बचे हुए बाकी के जो 15% है इसके ऊपर काम करेगी। तो अभी भी देखो 100 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आप ये मान के चलो डी कैटेगरी के जो क्वेश्चन है वो रैंडम है और नॉलेज इनफाइनाइट है। हम कितना भी कवर कर लें तो हम तो 10,000 ही एमसीक्यू कर रहे हैं, तो मींस हम पूरी दुनिया की नॉलेज तो लेके नहीं बैठे, लिमिटेशन है। तो बाकी डी कैटेगरी ये मान के चलो कि पेपर बनता ही इस हिसाब से है कि 15 सवाल कोई भी बच्चा हाथ लगा ही नहीं सकता, मिनिमम बता रहा हूं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, 15 सवाल कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, ये मान के चलो आप, राइट। तो हमने कंसिडरेबली ये देखना है कि हमारा अटेम्प्ट 80 के आसपास तक पहुंच जाए। तो उस 80 के आसपास तक पहुंचाने के तरीके हैं, कुछ ए कैटेगरी में डालेंगे, कुछ बी में डालेंगे, है ना, और कुछ सी कैटेगरी में डालेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारा स्कोर कहां से ज्यादा आ रहा है। फिर हमें पता चलेगा अगर हमारी इंट्यूशन अच्छी ही चल रही है सी में, तो क्यों नहीं इस इंट्यूशन को एक बार डी में भी ट्राई कर लेते, राइट। तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका अटेम्प्ट, अगर आपको लगता है आपकी प्रिसीजन बहुत अच्छी है, सी कैटेगरी में हर बार ब्लंडर कर रहे, तो इन दोनों के ऊपर ही ज्यादा काम करते रहेंगे, हम तुक्के नहीं मारेंगे फिर। क्लियर। तो ये एक सही तरीका हो सकता है पेपर को अटेम्प्ट करने का, राइट। तो टेस्ट सीरीज एक प्लेटफॉर्म है। जनरली टेस्ट सीरीज बच्चे परचेज करते हैं, मुझे मतलब साइकी जो बच्चों की है टेस्ट सीरीज को लेकर, उनको लगता है टेस्ट पेपर देने से शायद वहां पे क्लियर हो जाता है। कैसे क्लियर होगा, जब तक आप ये मैट्रिक्स नहीं बनाओगे टेस्ट सीरीज के बाद, तब तक आपको ये टेस्ट सीरीज भी बहुत हेल्पफुल साबित नहीं होती है, राइट। तो इस मैट्रिक्स के वजह से आपको पता चलेगा पेपर को क्वालिफाई कैसे किया जाता है। क्लियर। चलो, थैंक यू एवरीवन।